फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। पहले हमें अम्ल के क्या गुण होते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर कौन कौन से कुछ एसिड के उदाहरण देखेंगे, इनमें प्रबल अम्ल कौन सा है, ये सभी इसमें अध्ययन करेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद कैसा होगा आप टेस्ट करके देखोगे तो अम्ल का खट्टा होगा। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या दैनिक जीवन में आप टेस्ट करते हो खट्टा लगता है? जैसे नींबू का रस है, इमली है, इन सब में क्या पाए जाते हैं? एसिड। दही खाते हो आप, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो देखो, सारे पदार्थ हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। कुछ पदार्थ हमारे लिए एसिडिक पदार्थ हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन जनरल बताने का है कि हम घर में देख रहे हैं उनमें नींबू में सिट्रिक अम्ल है, टमाटर में देख रहे हो खट्टा होता ऑक्जेलिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, ये सारे अम्ल हैं। स्वाद कैसा होगा अम्ल का? खट्टा। एक लिटमस परीक्षण होता है जिसमें कागज़ की सी एक पट्टी होती है रेड कलर की और नीले रंग की। अम्ल हैं, यदि आप इनमें नीले लिटमस को डालोगे तो उसका कलर कैसे कर देंगे? लाल कर देंगे। और लाल लिटमस पे इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये पहचान के लिए लाइकेन या लिचेन नामक पादप से प्राप्त होते हैं। लिटमस पत्र उनका उपयोग किया जाता है जो अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। अम्ल में यदि आप नीले लिटमस को डालोगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यदि किसी एसिड को जलीय विलयन में डाला जाए तो H+ आयन देता है। अब आपको कुछ अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल। इनमें HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो आप याद रखना ये 3 एग्जाम्पल मेन हैं जो याद रखने हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। अब आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले एसिड दिए गए हैं। पदार्थ देखो, नींबू और संतरा खट्टे फल है ना, तो एसिड पाया जाएगा। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, गौर से इनको पढ़ लेना थोड़ा। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है। ठीक है। और इमली है ना, उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल है। दूसरे पदार्थ इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्षार। क्षार हैं, यदि आप इनको टेस्ट करके देखोगे तो आपको टेस्ट में कैसे लगेंगे? कड़वे। थोड़ा कड़वा सा स्वाद क्षार का टेस्ट में आता है। यदि क्षार का लिटमस परीक्षण करोगे तो इनका प्रभाव लाल लिटमस पे रहता है और ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और क्षार हैं, उनको जलीय विलयन में डाला जाए तो वो कौन से आयन देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन OH-। जिस प्रकार से अम्ल को जब अपन जल में डालते हैं तो कौन से आयन उत्सर्जित करते हैं? हाइड्रोजन आयन, या एसिडिक अवस्था में इन्हें आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, H3+O हाइड्रोनियम आयन। उसी प्रकार से क्षार के जलीय विलयन में कौन से आयन प्राप्त होंगे आपको? हाइड्रोक्साइड आयन जलीय विलयन में उत्सर्जित करेंगे। क्षार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इनमें से प्रबल क्षारक के आपको एग्जाम्पल पूछे तो धातुओं में जो प्रथम वर्ग है ना, क्षारीय धातुएं, उनके क्षारक हैं वो प्रबल क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो क्षारक प्राप्त होंगे आपको वो प्रबल क्षारक की श्रेणी में आएंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, लिथियम है, प्रबल क्षारक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपको क्षारक के एग्जाम्पल में धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति के पेट की अम्लता या अपच की समस्या हो जाती है ना, उस स्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो अपन इनो काम में लेते हैं
उस इनो में भी बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ मिश्रण आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के बेस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पदार्थ का उपयोग पेट की अम्लता या अपच को दूर करने में किया जाता है। तो आपको बेकिंग सोडा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये ऑप्शन में दे रखी हूँ। तो आपको बताना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है। यदि मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है तो उसे उदासीन करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया अम्लीय प्रकृति की मृदा का उपचार किस पदार्थ से किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अम्लीय प्रकृति की मृदा का उपचार किया जाता है। आगे देखो, कुछ पदार्थ ऐसी पढ़ेंगे अपन जो हमें इंडिकेट करने में कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार, क्योंकि सभी पदार्थों को हम चख के टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं ना, सभी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, कुछ पदार्थ हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए कुछ ऐसे विलयन पदार्थों को काम में लिया गया जिन्हें सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो किसे कहेंगे सूचक? ऐसे पदार्थ होंगे वो एसिड में अपने कलर को अलग परिवर्तित कर लेंगे, यदि वहाँ क्षारक होगा तो अपने कलर को अलग परिवर्तित कर लेंगे, उन्हें सूचक कहते हैं। रंग परिवर्तन के द्वारा या अपने गंध परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षारक की पहचान करवाते हैं। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे लिटमस है, लाइकेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। हल्दी है, पत्ता गोभी है, पेटूनिया है, जेरानियम है, ये सारे प्रकृति से प्राप्त किए गए सूचक हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से हम लिटमस विलियन को प्राप्त करते हैं। संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2-3 बार पूछ लिया गया है कि कौन कौन से संश्लेषित सूचक हैं। तो वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। सूचक का समझ आया ना? ऐसे सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, वो भी काम तो एसिड और बेस की पहचान में आते हैं। संश्लेषित सूचक, दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। थर्ड टाइप है सूचकों का गंधीय सूचक। इसमें वो पदार्थ आएंगे जो अम्ल और क्षारक में अपनी गंध को बदल के इंडिकेट करवाते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। जैसे प्याज है, वेनिला है, ये सारे गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। तो 3 प्रकार के सूचक आपने पढ़े। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से, प्राकृतिक स्रोतों से आपको प्राप्त हुए हैं। संश्लेषित जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं एसिड और बेस की पहचान के लिए। और तीसरे जो एसिड और बेस में अपनी गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, गंधीय सूचक है। आगे देखो, अम्लों के गुणधर्म। अब अपन जनरली तो पढ़ चुके हैं कि अम्ल हैं वो स्वाद में कैसे मिलेंगे, खट्टे मिलेंगे, जल में घुलकर कैसा आयन देंगे, H+ आयन देंगे, लिटमस के साथ ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और यदि ये जलीय अवस्था में हो तो विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन के कारण। इसी प्रकार से क्षारकों के जनरल गुण पढ़ोगे तो ये स्वाद में कैसे थे, कड़वे थे, जल में घुलकर कौन सा आयन दे रहे थे, OH हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लिटमस में लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारकों का गुण है रेड लिटमस, यदि आप क्षारकों में डालोगे तो वो नीले कलर का हो जाएगा। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, आप स्पर्श करोगे तो ये चिकन। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे ही अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, यानी धातु है उसका लवण बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक को गंधक के अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए H2SO4 से, तो जिंक का सल्फेट लवण बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। इसी प्रकार से आयरन को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए तो आयरन क्लोराइड निष्कासित होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से यदि क्षार भी
कुछ एक्सेप्शन आएंगे इसमें, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, वो किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता, एक्सेप्शन वाला भी पढ़ लेंगे आगे। इसी प्रकार यदि क्षार के भी किसी धातु से अभिक्रिया करवाई जाए तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैसें निष्कासित होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया करवाई जाए तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाई जाए तो एल्यूमिनियम जिंकेट बन जाए, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। अगला टॉपिक है धातु कार्बोनेट के अम्ल से। अभी अपन धातु की करवा रहे थे केवल, तो हाइड्रोजन गैस बन रही थी। यदि धातु कार्बोनेट के अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए तो धातु का लवण बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निष्कासित होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाए तो धातु का लवण कैल्शियम क्लोराइड बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निष्कासित होते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की यदि अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए तो वही लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो वो संगत लवण बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। सेम है दोनों, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया भी और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण, यदि आप अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हो तो उससे क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। अब परबल अम्ल की परबल क्षारक से अभिक्रिया करवाई जाए तो लवण और जल प्राप्त होता है। परबल अम्ल की परबल क्षारक से अभिक्रिया करवाई जाए तो लवण और जल बनता है और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे परबल क्षारक आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी परबल अम्ल HCl से अभिक्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड जो घरेलू नमक है वो बन जाएगा, साथ में जल बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षारक है, इसकी गंधक के अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करवाई गई, तब भी सोडियम सल्फेट और साथ में कौन सी गैस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यदि गंधक के अम्ल से अभिक्रिया करवाई तो वही सोडियम सल्फेट और साथ में जल का अणु बनता है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया में परबल अम्ल और परबल क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। एक दो एग्जाम्पल इनमें से याद रख लेंगे। क्षारक और अम्ल ने अभिक्रिया की, लवण और जल बनाया है, इस प्रकार से अभिक्रिया को रिटर्न कर देंगे। उदासीनीकरण इंपॉर्टेंट है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बना रहे हैं ये भी। तो धातु का ऑक्साइड है, अम्ल से अभिक्रिया की, लवण और जल बन गया। याद रखनी पड़ेंगी ना अभिक्रियाओं को कि क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान यदि धात्विक ऑक्साइड भी आपस में अभिक्रिया करे तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब किसी क्षारक की यदि अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा हो गया, अधात्विक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट और जल बना रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, साथ में पोटेशियम सल्फेट और जल का अणु बन रहा है। इस प्रकार से धातु के साथ यदि अधात्विक ऑक्साइड कोई क्षारक है, उसके साथ अधात्विक ऑक्साइड भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये अम्ल और क्षारकों की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, आपने इनको देखा। क्षारक के साथ है धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया से भी क्या बनता है, लवण और जल। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में परबल अम्ल और परबल क्षारक के आपस में अभिक्रिया से भी क्या बन रहा है, लवण और जल। यदि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण होगा, चाहे कार्बोनेट करो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट करो। इसके अलावा आपने क्षार की धातु से सीधी अभिक्रिया देखी थी, तो उसमें धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही थी।
इसी प्रकार से धातु के अम्ल से अभिक्रिया देखी तो उसमें धातु का लवण और हाइड्रोजन गैसें बन रही थी। ये अम्ल और क्षारकों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई।